माननीय आदरणीय वीरेंद्र दादा जगताप हे वेलकम करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. राहुल गांधी वरे पंजाब. जगाला शांतीचा संदेश देणारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध, महाराष्ट्राचं दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारतरत्न राजीव गांधी, श्री संत सेवालाल महाराज, श्री संत भिकाजी महाराज, श्री संत गाडगे महाराज, श्री संत तुकडोजी महाराज, श्री संत जगनाडे महाराज, भगवान बिरसा मुंडा, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख या सर्व महामानवांना वंदन करतो. आणि आमचे नेते, आपल्या सर्वांचे लाडके नेते आदरणीय राहुलजी गांधी यांचं मंचावर आगमन झालेलं आहे. मी राहुलजींना सांगू इच्छितो, राहुल जी, आपकी माताजी यही मैदान पर 2004 में मेरे चुनाव के प्रचार के लिए आई थी और उसी समय मैं पहली बार आमदार बना था. अभी 2006 में किसान यहाँ के ज्यादा तादाद में आत्महत्या कर रहे थे, तो हमारे पंतप्रधान माननीय मनमोहन सिंह साहब जी विदर्भ के जो सुसाइड करने वाले फार्मर्स हैं उनको मिलने के लिए, विधवाओं को मिलने के लिए मनमोहन सिंह जी यही दामनगांव शहरी में आए थे और उन्होंने किसानों की और उनके विधवाओं की समस्या जानकर विदर्भ में 4000 करोड़ का पैकेज 2006 में डिक्लेयर किया था. उसी तरह आप खुद 2015 में, राहुल जी आप खुद 2015 में 30 एप्रिलच्या रणरणत्या उन्हात 48 डिग्री सेल्सिअसचं तापमान असताना आदरणीय राहुलजी याच शहरातून पदयात्रा करत 20 किलोमीटरची पदयात्रा करत आत्महत्याग्रस्त किसानांना भेटला होता. राहुलजी आज पहिल्यांदा यापूर्वी आले होते तर शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसायला, शेतकऱ्यांच्या विधवांचे अश्रू पुसायला राहुलजी इथं आले होते. आणि म्हणून आमचा नेता हा शेतकरी, शेतमजुरांचा, गरिबांचा, आदिवासींचा, दलितांचा भाग घेणारा नेता आहे. म्हणून त्याचं तुम्ही सर्वांनी जोरदार एकदा स्वागत करावं अशी अपेक्षा करतो. राहुल जी, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सोयाबीन को 10 साल पहले 5000 का भाव मिला करता था मनमोहन सिंह सरकार के जमाने में, लेकिन आज सब कीमतें, किसानों की लागत दुगनी तिगनी हो गई. फिर भी सोयाबीन का भाव घटकर 3000, 3200, अच्छे से अच्छे क्वालिटी का सोयाबीन 3500 के ऊपर नहीं जा रहा. कपास की भी उसी तरह हालत है. 10 साल पहले हमारा कपास 7-8 हजार रुपए क्विंटल बिकता था, लेकिन आज 10 साल के बाद खर्चा दुगना हो गया, लागत दुगनी हो गई. फिर कपास के भाव मात्र 6000 के ऊपर नहीं जा रहे. और यही महाराष्ट्र का माजी मुख्यमंत्री और आज का गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिंडी निकालकर लोगों को गुमराह किया था कि कांग्रेस के राज में किसानों को उचित दाम नहीं मिलते, इसलिए उनके राज में, मोदी जी के राज में, अमित शाह के राज में, शिंदे के राज में यहाँ का किसान बर्बाद हो रहा है, लूटा जा रहा है. इसलिए आपको किसानों की बात रखकर इस महाराष्ट्र में किसान कपास का हो, सोयाबीन का हो, आज राहुल जी 14 लाख टन चना जो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारी जो 45 लाख कपास की गठान इंपोर्ट कर रहे हैं, 14 लाख क्विंटल चना इंपोर्ट कर रहे हैं, 12 लाख टन तुअर इंपोर्ट कर रहे हैं और किसानों को उनको मिलने वाले भाव और गिराने की कोशिश और केवल अदानी अंबानी का घर भरने का काम ये मोदी सरकार और शिंदे सरकार कर रही है. इसलिए यहाँ की जनता, यहाँ का मजूर, यहाँ का अल्पसंख्यक, यहाँ का आदिवासी
सभी लोग, यहाँ के बेरोजगार, महंगाई, इस मुद्दे पे बीजेपी वाले बात नहीं करते, तो केवल बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये जाति जाति में झगड़ा लगाने वाली बात करते हैं। इसलिए उनके खिलाफ यहाँ की जनता जनादेश देंगी, इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है। इतनी बात रखकर 20 तारखेला येणाऱ्या निवडणुकीत पंजाच्या 2 नंबरची बटन, यशोमती ताईची बटन, बबलू भाऊची बटन दाबून या सर्वांना आपल्याला विजयी करायचा आहे। पुन्हा एकदा सर्वांच्या मतानं राहुलजींचं स्वागत करतो, थांबतो। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र। राहुल गांधी, माझी विनंती आहे की आपण आदरणीय राहुलजींचं स्वागत करावं। सर, कपास है, कपास का हार आपके लिए लाया हुआ है। कापसाच्या हाराने या ठिकाणी आदरणीय राहुलजींचं स्वागत होतोय आणि त्याच्यानंतर आदरणीय राहुलजी बोलतील अशी विनंती करते। माननीय खासदार श्री राहुलजी गांधी यांचं स्वागत आमच्या शेतकऱ्याच्या कापसाचे बोंड आणि यापासून बनवलेला आणि हरभरा यापासून बनवलेल्या हाराने त्यांचं स्वागत करण्यात आलेलं आहे। उसना आवेश, पाखंडीपणा, कावेबाजी, धूर्तपणा, कपटीपणा, खोटारडेपणा, अडाणचोटपणा, चंपोगिरी या सगळ्यांना फाटा देऊन ज्यांनी श्री राहुलजी गांधी आदरणीय राहुलजी बोलतील अशी त्यांना विनंती करते। केसी वेणुगोपाल जी, भूपेश बघेल जी, बलवंत वांगटे जी, हमारे कैंडिडेट्स वीरेंद्र जगताप जी, यशोमती ठाकुर जी, बबलू देशमुख जी, स्टेज पे सीनियर नेता, इंडिया गठबंधन के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर, टाइगर, आवाज तो सुनाई नहीं दी। शिवसेना, एनसीपी और बाकी पार्टीज के, गठबंधन के पार्टीज के कार्यकर्ताओं का भी मैं यहां स्वागत करता हूं। आप सबका नमस्कार। ये जो लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस। हम कहते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए और प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये खोखली किताब है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। ये देखिए, ये किताब खोखली सिर्फ आरएसएस के कार्यकर्ताओं के लिए और बीजेपी के लोगों के लिए है। हमारे लिए ये इस देश का डीएनए है। इसके अंदर अंबेडकर जी की, फूले जी की, शिवाजी महाराज जी की, बुद्ध भगवान की, नारायण गुरु, बसवना, महात्मा गांधी, इन सब की सोच
हमारे लिए इस किताब में है। और ये हमारे लिए एक नई किताब नहीं है, ये हमारे लिए हजारों साल पुरानी सोच है, और जो इसमें लिखा है उसी के लिए हजारों साल से हिंदुस्तान में लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग बंद कमरों में छुपकर इस संविधान की हत्या करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र की जनता से उनकी सरकार चोरी की गई, जिस मीटिंग में अदानी जी बैठे थे, अमित शाह जी बैठे थे, जो सरकार चोरी करने की मीटिंग थी, जिस मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि एमएलएस को खरीदा जाएगा, करोड़ों रुपए के लिए खरीदा जाएगा, क्या जब अमित शाह जी और बीजेपी के लोगों ने यह मीटिंग की, जब उन्होंने आपकी सरकार खरीद कर आपसे चोरी की, क्या वो संविधान की रक्षा कर रहे थे? इसमें कहां लिखा है कि करोड़ों रुपए देकर महाराष्ट्र की जनता की सरकार को चोरी किया जाए? कहां लिखा है? मुझे दिखा दो। संविधान में कहां लिखा है कि सरकार को चोरी करना चाहिए? और आज महाराष्ट्र में हर एक व्यक्ति को मालूम है वो सरकार क्यों चोरी की गई थी। वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई थी, क्योंकि बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धारावी की जमीन, महाराष्ट्र के गरीब लोगों की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अपने मित्र गौतम अदानी को देना चाहते थे। इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार आपके हाथों से चोरी की गई है, और यह पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा महाराष्ट्र जानता है। आंखों के सामने करोड़ों रुपए देकर एमएलए खरीदकर आपकी सरकार आपसे छीनी गई, चोरी की गई। और प्रधानमंत्री ने, अमित शाह जी ने, पूरा देश जानता है कि इन्होंने ये काम करवाया है। पैसे अगर दिए गए हैं तो वो आसमान से नहीं गिरे। हिंदुस्तान में 40-50 करोड़ रुपए कोई ऐसे फ्री में नहीं देता है। आपने कभी देखा है कि फ्री में कोई 40 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए किसी को दे रहा है? नहीं, सौदा हुआ था, धारावी की जमीन का सौदा हुआ है। इसीलिए एमएलएस को करोड़ों रुपए दिए गए। कहां से आए? किसने ऑर्डर दिया? पूरा देश जानता है, बोलने की भी जरूरत नहीं है। पूरा देश जानता है कि जिस पैसे से एमएलए खरीदे गए उसको बांटने का ऑर्डर किसने दिया। महाराष्ट्र का 6 साल का बच्चा जानता है। और फिर प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। मेरी बहन मुझे बता रही थी कि उन्होंने मोदी जी का भाषण सुना, और उस भाषण में मेरी बहन ने मुझे कहा कि
जो हम बोलते हैं वही मोदी जी आजकल बोल रहे हैं। पता नहीं, शायद मेमोरी लॉस हो गया है। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था, उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। वहां पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए, कहे नहीं 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 भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। पता नहीं, शायद अगली मीटिंग में आपके पास आएंगे, कहेंगे भैया महाराष्ट्र की सरकार सोयाबीन के लिए 7,000 रुपए देती है प्रति क्विंटल। मैंने कहा कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन पे आक्रमण कर रही है। वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी संविधान पर आक्रमण कर रही है। हर भाषण में मैं कह रहा हूं, मैं इसको लेके खड़ा हो रहा हूं, कह रहा हूं कि भाई इस पर बीजेपी आक्रमण कर रही है। 1 साल से मैं बोल रहा हूं। मोदी जी को पता लगा कि लोगों को गुस्सा आ रहा है, तो मोदी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहा है कि राहुल गांधी संविधान पर आक्रमण कर रहा है। मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि 50% की रिजर्वेशन की जो दीवार है उसको हम तोड़ के परे कर देंगे। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला कि 50% की जो रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, जिसको आप नहीं तोड़ना चाह रहे हो, उसको हम लोकसभा में तोड़ के दिखाएंगे। उनके सामने मैंने बोला मेमोरी लॉस हो गई। मोदी जी कहते हैं राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। राहुल गांधी, उनके सामने मैंने बोला कि मैं 50% की जो दीवार है उसे तोड़ने वाला हूं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन उस दीवार को तोड़ेगी। और मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, कहते हैं राहुल गांधी तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। अगली मीटिंग में कहेंगे कि राहुल गांधी जाति जनगणना के खिलाफ है। मैंने उनके सामने बोला मोदी जी जाति जनगणना कराइए, देश को पता लगना चाहिए कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। देश को पता लगना चाहिए कि इनकी भागीदारी कितनी है। आबादी, आप समझो, आप ताली बजा रहे हो मगर बात समझो। मैं 1 साल से हर भाषण में यह कह रहा हूं, मीडिया वाले दिखाते नहीं है, ये उनके हैं। अच्छा, मजे की बात है, जब मैं कहता हूं ये उनके हैं तो ये मेरी ओर देख के मुस्कुराते हैं, कहते हैं हाँ हम उनके हैं, आपके नहीं हैं। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, देखिए देखिए देखिए, ये देखो, ये ऐसे कर रहा है, देखो। मगर देखो इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है। ये तो मुझे अच्छे लगते हैं, इनको काम करना है, इनको सैलरी लेनी है, इनको बच्चों का एजुकेशन करना है, इनको खाना खाना है। तो ये मालिकों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, ये एक प्रकार से गुलाम हैं। तो इनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मगर ये हमारी बात कभी नहीं दिखाएंगे। 24 घंटा मोदी जी का चेहरा दिखाएंगे, हमारा भाषण कभी नहीं दिखाए। जैसे अभी मैंने बोला नरेंद्र मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, ये कभी नहीं बताएंगे, सवाल नहीं उठता। आप देखना, आज शाम को टीवी देखना, कहेंगे मोदी जी की मेमोरी तो बड़ी जबरदस्त है। वो एक बार कुछ सुन लेते हैं तो 70 साल के लिए वो उसको भूलते नहीं है। और फिर उसमें जोड़ देंगे जब वो छोटे थे
झील में जाके वो मगरमच्छ से लड़े थे और मगरमच्छ को उन्होंने डुबाया। मगर जब गंगा जी में जाते हैं तो लगता है कि तैरना नहीं जानते हैं। तो मेरा कहना है कि लड़ाई संविधान की है। अंबेडकर जी की सोच, गांधी जी की सोच, बुद्ध भगवान की सोच, फूले जी की सोच, उसकी हम रक्षा कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं, क्या अंबेडकर जी जाति जनगणना के साथ होते या खिलाफ होते? साथ होते ना। फूले जी साथ होते खिलाफ होते? बुद्ध भगवान साथ होते खिलाफ होते? नारायण गुरु, बसवन्ना, महात्मा गांधी साथ होते खिलाफ होते? नरेंद्र मोदी खिलाफ है। नरेंद्र मोदी जाति जनगणना के खिलाफ है, क्योंकि अगर खिलाफ नहीं होता तो 5 साल 7 साल पहले वो इसको करवा देता। मगर नरेंद्र मोदी नहीं करवाना चाहता है और आज मैं आपको ये बताने आया हूं क्यों। आपकी आबादी, पिछड़ों की आबादी 50% है कम से कम। दलित 15, आदिवासी 8, माइनॉरिटी 15, जोड़ दो तो 90% हो जाता है। और 90% आपकी आबादी है। जीएसटी आप देते हो। ये जो हमारी बहनें हैं, जब आप साड़ी खरीदते हो तो आप 18% जीएसटी अपने जेब से देती हो। जब आप कुछ भी खरीदते हो उसमें ऑटोमेटिकली जीएसटी लग जाता है। अगर आपने अपनी बेटी के लिए एक साड़ी खरीदी, आप 18% जीएसटी देती हो। अगर वही साड़ी अरबपति अदानी ने खरीदी तो वो भी 18% जीएसटी देगा, वो 19% नहीं देगा। जितनी आप देते हो उतनी वो देता है। और ये सारी की सारी जीएसटी इकट्ठा होती है, दिल्ली जाती है और वहां पे बजट का निर्णय लिया जाता है। आपने देखा होगा सीतारमन जी सूटकेस लेके आती हैं पार्लियामेंट हाउस में, देखा ना आपने? महाराष्ट्र में दूसरा सूटकेस लेके आते हैं एमएलए वाला, वहां पे छोटा सा सूटकेस होता है, यहां पे बहुत बड़ा होता है। छोटा सा सूटकेस लेके जाती हैं और बजट पेश करती हैं। तो मैंने पता लगाया कि ये जो बजट है आपके जीएसटी का बजट, इसको कौन बनाता है? पता लगा कि 90 अफसर इस बजट को बनाते हैं। 90 अफसर सारे के सारे फाइनेंशियल निर्णय लेते हैं। महाराष्ट्र में कितना पैसा आएगा, सड़कों में कितना जाएगा, रेलवेज में कितना जाएगा, अग्निवीर होगा या नहीं होगा, सारे के सारे निर्णय 90 ब्यूरोक्रेट लेते हैं, आईएएस अफसर हैं। मैंने उनकी लिस्ट निकाली और मैंने कहा पता लगाते हैं कि 90 में से दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े वर्ग के कितने, और यह भी पता लगाते हैं कि जब धन बढ़ता है तो कितने रुपए का निर्णय आदिवासी अफसर लेते हैं, कितने का दलित लेते हैं, कितने का पिछड़े वर्ग लेते हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दलितों की आबादी 15%, 90 अफसर में से 3 आपके, और 3 अफसर अगर बजट में 100 रुपए बढ़ता है तो 3 अफसर पूरा मिलाकर 100 में से 1 रुपये का निर्णय लेते हैं। दलितों की आबादी 15%, बजट में दलितों की भागीदारी 1 रुपया 100 रुपए में से। आदिवासी 8% आबादी, 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय ये लेते हैं। आबादी 8%, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसा। और पिछड़े वर्ग के कम से कम
परसेंट आपकी आबादी है। 3 अफसर हैं आपके 90 में से। छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, और अगर आप ओबीसी अफसर को जोड़ दें तो 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय ओबीसी अफसर लेते हैं। मतलब अगर आप दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग को जोड़ दें तो 6 रुपए 10 पैसे 100 रुपए में से आप निर्णय लेते हो। आपकी आबादी 50%, 15%, 8%, 73% होता है टोटल, और आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए। ये हो क्या रहा है? मैंने मजाक किया, मैंने कहा कि मीडिया में हमारे लोग नहीं है। मेरा मतलब क्या था? आप मीडिया के एंकर्स को देखिए, बड़े बड़े पत्रकारों को देखिए, उनके नीचे नाम आता है, उस नाम को पढ़िए, मालिकों के नाम पढ़िए, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये नाम पढ़िए। नाम के पीछे सब कुछ है। और मुझे बता दीजिए, ये मीडिया वाले जो हैं, एंकर्स जो हैं, मालिक जो हैं, इनमें से दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने? एक भी नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट मैंने निकाली है, 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट मैंने निकाली है। मालिकों की लिस्ट, एक ओबीसी नहीं है, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है। तो हो क्या रहा है? आप समझिए, हो क्या रहा है? आप हो किसान, आप हो मजदूर, आप हो बेरोजगार युवा। कौन? दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और गरीब जनरल कास्ट। उसमें आप 5% गरीब जनरल कास्ट जोड़ दीजिए। आपको एमएसपी नहीं मिलती, आपके अस्पताल प्राइवेटाइज किया जा रहे हैं, आपके स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? 5% लोगों के हाथ में जा रहे हैं, और जिनके हाथ में जा रहे हैं वहां पे आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। प्राइवेट स्कूल की लिस्ट निकाल लीजिए, बड़े बड़े अस्पतालों की लिस्ट निकाल लीजिए। अपोलो अस्पताल के मालिक का नाम देखिए, एस्कॉट्स का नाम देखिए, बड़े बड़े अस्पतालों की जो चेन है उनके नाम देखिए। एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक पिछड़े वर्ग का आदमी नहीं है। मतलब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को 90% लोगों के लिए नहीं चलाता है, और नरेंद्र मोदी जी को वहां इसलिए बैठाया गया है कि 90% लोगों से जीएसटी का पैसा छीना जाए, जमीन छीनी जाए, और उन्हीं 20-25 अरबपतियों को दी जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धारावी की जमीन अक्वायर हो रही है ना? हो रही है ना? 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है ना? गरीब लोग है ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोलाबा की जमीन क्यों नहीं अक्वायर होती? जहां अमीर लोग बैठे हैं वो जमीन क्यों नहीं अक्वायर हो रही है? क्योंकि वहां ना दलित है, ना आदिवासी है, ना पिछड़ा है, इसीलिए वो जमीन अक्वायर नहीं हो रही है। जहां भी आपको दलित, आदिवासी और पिछड़े लोग मिलेंगे वहां जमीन अक्वायर होगी। हम जमीन अधिग्रहण बिल इसलिए लाए आपको बचाने के लिए। ये सारे के सारे मीडिया वाले मेरे पर अटैक करने शुरू कर दिए उस दिन। जिस दिन, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन मैं भट्टा परसोल पहुंचा उस दिन से मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ गए। जिस दिन मैंने जमीन अधिग्रहण की बात की उस दिन ये मेरे पीछे पड़ गए। कौन? अदानी के लोग, अंबानी के लोग। मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश की, हजारों मतलब करोड़ों रुपए लगा दिए कि राहुल गांधी को बदनाम करो। क्यों? क्योंकि मैं आपकी जमीन की रक्षा करता हूं। और मैं कहता हूं कि अगर धारावी की जमीन अदानी को दी जाएगी,
अगर लाखों करोड़ रुपए उसके हवाला किया जाएगा, उसको दिया जाएगा, तो फिर हजारों करोड़ रुपए हमारे किसानों की जेब में भी जाना चाहिए। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि सोयाबीन का किसान मर जाए, भूखा मर जाए, और उधर 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ हो। हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है, हम ये होने नहीं देंगे। इसीलिए पूरी की पूरी मीडिया इंडिया गठबंधन के खिलाफ खड़ी है। इसलिए 24 घंटा नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखता है। भाइयों और बहनों, आपकी जमीन इनको चाहिए, आपका जल इनको चाहिए, आपका जंगल इनको चाहिए, ये आपसे सब लेना चाहते हैं। हिंदुस्तान के 25 अरबपति हैं, 16 लाख करोड़ रुपया उनका कर्जा माफ किया है। हमने हिंदुस्तान के हर किसान का कर्जा माफ किया था, 70,000 करोड़ रुपए लगे थे, 70,000 करोड़ रुपए लगे थे। इन्होंने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। 1 लाख करोड़ रुपए अदानी को धारावी में देने जा रहे हैं। ये सोचते हैं बड़ी आसानी से होगा, इतनी आसानी से नहीं होने वाला। राहुल गांधी खड़ा हुआ है यहां पे। तो यही सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि दलितों की, पिछड़ों की, मजदूरों की, गरीबों की जमीन छीनकर 25 अरबपतियों को दिया जाएगा। कहीं नहीं लिखा है। मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो या कहां लिखा है इस किताब में कि अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ होना चाहिए। कहां लिखा है कि धारावी की जमीन छीनी जानी चाहिए और जो वहां मजदूर रहते हैं, गरीब रहते हैं, उनको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। कहां लिखा है इस किताब में? कहीं नहीं लिखा है। क्योंकि यह किताब शिवाजी महाराज की किताब है, और शिवाजी महाराज मर जाते मगर गरीबों का नुकसान नहीं करते। शिवाजी महाराज मर जाते मगर धारावी की जमीन अदानी को नहीं देते। यह सच्चाई है, यह महाराष्ट्र की सच्चाई है, यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। तो इसीलिए हमने निर्णय लिया है, और यह शुरुआत है। दिल्ली में सरकार नहीं बनी, नहीं तो हम आपको अच्छी तरह दिखाते। हमने निर्णय लिया है कि अगर वो अरबपतियों को लाखों करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो हम महाराष्ट्र के किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को भी लाखों करोड़ रुपए दे सकते हैं। यहां महिलाएं आई हैं, हमारी सरकार यहां चुनकर आएगी। दिसंबर में आप सुबह जगेंगी और कहेंगी कि चलो देखते हैं बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, और आपको पता लगेगा कि इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र की सरकार ने महीने का 3,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया है। आप अपने बच्चों से जाके कहेंगी 3,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में इस महीने के लिए आएगा, और आपके बच्चे आपसे कहेंगे मम्मी अगले महीने भी 3,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, उसके बाद भी आएगा, उसके बाद आएगा। हर महीने पहली तारीख 3,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में, हमारे गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में इंडिया गठबंधन की सरकार डालेगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी अदानी जी के बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं, 1 अरबपति के बैंक अकाउंट में डालते हैं, वैसे ही हम हजारों लाखों महाराष्ट्र की महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डालने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद आप अपने पति से कहेंगी मैं मार्केट जा रही हूं, मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी है, शॉपिंग करने जा रही हूं। आप बस स्टैंड में जाएंगी, बस में घुसेंगी,
और बस कंडक्टर आपको कहेगा, आप महाराष्ट्र की महिला हैं, आप महाराष्ट्र के भविष्य की देखभाल करती हो, बस का टिकट फ्री है, आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। महाराष्ट्र में जितना आप घूमना चाहती हैं, बस में जहां भी आप जाना चाहती हैं, आप फ्री में जाएंगे। और फिर क्या होगा? फिर महाराष्ट्र के किसान कहेंगे, राहुल जी आपने महिलाओं के बैंक अकाउंट में 3,000 रुपए डाल दिए, उनकी बस टिकट फ्री कर दी, हम बस में जाते हैं, कंडक्टर हमसे पैसा मांगता है, आपने ये क्या कर दिया? तो फिर हम महाराष्ट्र के किसान से कहेंगे कि घबराइए मत, 3 लाख रुपए तक का कर्जा आपका महाराष्ट्र की सरकार माफ करेगी। फिर सोयाबीन के किसान हमें कहेंगे कि राहुल जी पिछली सरकार में हमें सोयाबीन के लिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमें सोयाबीन के लिए सही पैसा मिलता था, ये अदानी वाली सरकार है, ये हमें सही दाम नहीं देती सोयाबीन के लिए। और हम आपसे कहेंगे घबराइए मत, महाराष्ट्र में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई है, सोयाबीन के लिए आपको 7,000 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। और प्याज के जो किसान हैं उनसे हम कहेंगे, देखिए हमने देखा है कि प्याज के दाम ऊपर नीचे जाते रहते हैं, आपका नुकसान होता है, तो हम आपके लिए एक महाराष्ट्र सरकार में प्याज के दाम को मैनेज करने के लिए एक फेयर प्राइस कमेटी बैठाएंगे जो आपके प्याज के दाम को कंट्रोल करेगी। और कपास के किसानों को ये दिखाना जरा भैया, ये जो है ये महाराष्ट्र के किसान की मेहनत है, जो जैसे मोदी जी अदानी जी को फ्री में पैसा देते हैं ना, ये फ्री में नहीं बनता, ये मेहनत से बनता है, ये खून पसीने से बनता है। इसीलिए हम कपास के किसान को महाराष्ट्र में सही मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। बैठ जाइए। जाति जनगणना की मैंने बात की, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। महाराष्ट्र में कास्ट सेंसस होगा, पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासियों को पता लगेगा कि महाराष्ट्र में उनकी कितनी भागीदारी है, उनकी कितनी जमीन है, कौन सी संस्थाओं में उनके लोग हैं, कौन सी संस्थाओं में उनके लोग नहीं हैं। ये सब हम आपको इंफॉर्मेशन डेटा, 21वीं सदी का डेटा हम आपको पकड़ा देंगे। गरीब लोग बीमार होते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, स्टेंट लगती है, वाल्व चेंज होता है, ऑपरेशन होता है, दवाई लेनी पड़ती है, पता लगता है लाखों रुपए खर्च हो गए। मैंने आपको पहले बताया कहां जा रहे हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के जेब से अरबपतियों की जेब में जा रहे हैं। मगर बीमार होते हो तो खर्च करना पड़ता है। राजस्थान में जब हमारी सरकार थी, हम एक योजना लाए, उसने लाखों लोग की जिंदगी बदल दी। योजना क्या थी? कोई भी इलाज गरीब व्यक्ति को करना हो, स्टेंट लगवानी हो, पेट का ऑपरेशन करवाना हो, वाल्व बदलना हो, कैंसर की सर्जरी करनी हो, राजस्थान में हमारी योजना कहती थी कि भैया 25 लाख रुपए तक का बीमा आपको मिलेगा। और यही काम हम यहां महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं। इस भीड़ में कोई भी बीमार हो, और अभी होंगे लोग जिनको ऑपरेशन करवाना हो, हाई बीपी हो,
स्टेंट की जरूरत हो, फ्रैक्चर हो जाए, सर्जरी करनी हो, आप सब लोगों को, महाराष्ट्र में सब लोगों को बता रहा हूं, हमारी सरकार आएगी, आप प्राइवेट अस्पताल में जाओगे और वहां 25 लाख रुपए की सर्जरी, 25 लाख रुपए तक की सर्जरी आप फ्री में करवाओगे। महाराष्ट्र की सरकार 25 लाख रुपए का बीमा आपको देगी। ये हमने राजस्थान में किया है, बड़ा सक्सेसफुल स्कीम था, बहुत फायदेमंद स्कीम था, वही हम यहां महाराष्ट्र में आपके लिए करने जा रहे हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता था। हम रक्षा इसकी करते हैं, हम रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाएंगे, हम जाति जनगणना करेंगे और हमारा लक्ष्य है कि गरीब लोगों को, अगर वो अरबपतियों को पैसा देते हैं, 16 लाख करोड़ रुपए दिया, तो हम कहते हैं कि देखिए, अगर आप उनका माफ कर रहे हो, अगर आप उनकी मदद कर रहे हो, अगर आप धारावी की जमीन गरीबों से छीन कर अरबपतियों को दे रहे हो, तो फिर हम भी गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को धन दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, बैंक अकाउंट पे दे सकते हैं। मेहनत आप करते हो, सड़क आप बनाते हो, इमारतें आप बनाते हो, देश को आप बनाते हो। अंबानी अदानी मजदूरी नहीं करते, खेत में काम नहीं करते। मैं देखना चाहता हूं अदानी जी 10 दिन कपास के खेत में काम कर ले, 10 दिन कर ले, फिर देखता हूं क्या होता है। 10 दिन के बाद 6 महीने अस्पताल में लेटेगा वो। काम आप करते हो, मेहनत आप करते हो, मगर आपको कुछ नहीं मिलता। ये हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि न्याय हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है समानता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। इसीलिए मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर चले, 4000 किलोमीटर, एक ही नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नफरत क्यों फैल रही है? नफरत इसलिए फैल रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार का सिस्टम खत्म कर दिया है। आज हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं और बेचना चाहते हैं। हिंदुस्तान की सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी, छोटे बिजनेस बंद कर दिए। आप सोचते हो, मीडिया वाले कहते हैं नोटबंदी, नोटबंदी हथियार था, योजना नहीं थी। जीएसटी आपके खिलाफ हथियार है, किसान को मारने का तरीका है, छोटे व्यापारी को खत्म करने का तरीका है, अदानी अंबानी के लिए रास्ता साफ करने का तरीका है। और नतीजा हुआ है कि देश का सारा धन 20-25 लोगों के हाथ में चला गया। और जो देश को रोजगार देते थे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छोटे बिजनेस वाले हो, मिडिल साइज बिजनेस वाले हो, जहां इनोवेशन होता है, जहां नई चीजें बनती हैं, वो पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो गया है। इसलिए देश में गुस्सा फैल रहा है, नफरत फैल रही है। और ये मैं नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं, हर मीटिंग में कहता हूं, आप मन की बात करते हो, आप देश के लिए रोजगार लाइए, आप महंगाई कम कीजिए, आप किसानों को सही एमएसपी दीजिए, आप मजदूरों की मदद कीजिए, आप अरबपतियों के लिए काम करना बंद कीजिए। अरबपतियों ने आपको नहीं चुना है, देश की जनता ने आपको वोट दिया था, अरबपतियों ने नहीं दिया। हां ठीक है, अरबपतियों ने आपकी मार्केटिंग की, अरबपतियों ने आपका चेहरा टीवी पर डाला, वो अलग बात है। मगर प्रधानमंत्री को देश की जनता के लिए काम करना चाहिए, प्रधानमंत्री को अरबपतियों के लिए काम नहीं करना चाहिए। और ये मत भूलिए, ये जो सरकार महाराष्ट्र में है, ये चोरी की सरकार है। ये आपकी सरकार नहीं है, ये सरकार आपसे चोरी की गई थी।
और ये संविधान के खिलाफ बनी हुई सरकार है। लड़ाई संविधान की है, लड़ाई रिजर्वेशन की है, लड़ाई जाति जनगणना की है, लड़ाई सही एमएसपी की है। आप दूर दूर से आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने कष्ट उठाया, 1-2 घंटे चल के आप आए, बस में आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। या जाहीर सभेचे आभार प्रदर्शनाची जबाबदारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती आणि अमरावती जिल्हा बँकेचे संचालक श्री श्रीकांत गावंडे